Namaskar. Very good morning to all of you. I am Mr. Mahavir Singh, Associate Professor, Government Lawyer College, Churu. Dear students, अपन ने पिछले 2 वीडियोस में स्टॉक की हानि के संबंध में दावे की राशि किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं इसका अध्ययन किया था। मैंने आपको इसके बारे में जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स मैंने बता दिए। हर स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है ये भी आपको बताया गया था। और इस आज के जो वीडियो में है वो जो सेकंड इसका एस्पेक्ट है उस पर हम प्रकाश डालेंगे, जो कि परिणामी हानि के लिए जो बीमा होता है या जो लाभ की हानि का बीमा भी उसको कहते हैं, तो उसका जो किस प्रकार से उसके लिए दावे की राशि कैलकुलेट करते हैं उसको अपन अध्ययन करेंगे। पहले तो जो ये हेडिंग है इसका मतलब क्या होता है ये अपने को समझ लेना चाहिए। परिणामी हानि का मतलब किसी परिणाम स्वरूप कोई हानि हुई है, यानी आग लगने के कारण से 2 तरीके की मुख्य हानि हुई। एक तो स्टॉक की, क्योंकि वो तो जलकर ही नष्ट हो गया। उसके बाद में क्या होता है, जब व्यवसाय के अंदर कोई गोदाम में आग लग जाती है और उसका माल नष्ट हो जाता है तो कुछ समय तक एक बाधा काल शुरू हो जाता है जिसको इंटरप्शन पीरियड कहते हैं। यानी व्यवसाय में एक बाधा आ गई, वो बाधा 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक रह सकती है। इस समय को हम बाधा काल कहते हैं, यानी इंटरप्शन पीरियड कहते हैं। इस बाधा काल के दौरान व्यवसाय उस तरीके से सामान्य तरीके से नहीं चल सकता जैसा कि आग न लगने पर चलता। परिणाम क्या होता है, उसके कारण से उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब बिक्री उतनी नहीं हो पाती तो जब बिक्री उतनी नहीं हो पाती तो सकल लाभ का भी नुकसान हो जाता है। बिक्री के ऊपर जितना लाभ कमाते बिक्री नहीं हुई तो सकल लाभ नहीं हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब आग लगने के कारण जब स्टॉक नष्ट हो जाता है उसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय सामान्य रूप से नहीं चल सकता, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो जाती है और कुछ समय तक व्यवसाय की बिक्री कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लाभ की हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए जो बीमा करवाया जाता है उसे हम परिणामी हानि का बीमा या लाभ की हानि का बीमा कहते हैं। इंश्योरेंस फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, यानी उसके परिणाम स्वरूप लाभ की जो हानि होती है उसके परिणाम स्वरूप जो लाभ की हानि होती है उसके लिए जो बीमा करवाया जाता है, इसलिए इसको इंश्योरेंस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं और इंश्योरेंस फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्योंकि अपन एक बात यहां बिल्कुल स्पष्ट कर लेनी है कि एक शब्द आता है इंटरप्शन पीरियड, यानी बाधा काल। समझ गए होंगे आप, ये कब से शुरू होता है, जब आग लग जाती है उसकी तिथि के बाद कुछ समय तक व्यापार बाधित रहता है तो इसको हम बाधा काल कहते हैं। ये आपको कैसे पता लगेगा, आग लगने की तारीख तक बताया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि ये 3 महीने 6 महीने या इस डेट तक बाधा काल रहेगा। तो वो अवधि जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट अवधि होती है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए जो बीमा होता है उसी अवधि की बिक्री के ऊपर डिपेंड करता है। सीधी सी एक बात है, अगर अपन मोटे तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करें तो ऐसे मान लीजिए कि कोई वर्ष 1 जनवरी से दिसंबर चलता है और मान लीजिए 1 अप्रैल को आग लग जाती है और 1 अप्रैल से लेकर के और ये 3 महीने तक जब आग लगी तो 3 महीने तक व्यापार ढंग से नहीं चल पाया और बिक्री उसकी बहुत कम हुई। अब बात यह है कि कितनी कम हुई। यदि उसमें आग नहीं लगती तो पिछले साल मान लीजिए उसने अप्रैल मई जून में मान लीजिए 5 लाख रुपए का माल बेचा था और यदि मान लो वो इस साल कोई वृद्धि की ट्रेंड नहीं भी है कि 20 साल ज्यादा बेच लेता, तो भी अगर 5 लाख भी माने तो 5 लाख की बिक्री तो वो 3 महीने में कर ही लेता, आग नहीं लगती तो।
अब मान लीजिए उसने 1 लाख की बिक्री हुई उसकी 3 महीने के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बाधा काल की बिक्री है वो इस साल कितनी हुई, 3 महीने में 1 लाख, और बाधा काल के दौरान पिछले साल कितनी हुई थी, 5 लाख। तो हम इसी सेम अवधि में पिछले साल से तुलना कर लेते हैं, तो वही कितनी बिक्री कम की गई, 4 लाख रुपए कम हुई। अब जब बिक्री कम हुई तो ये इस बाधा काल से इसका संबंध हुआ, और मान लीजिए उसकी जीपी रेट जो है वो 25% है, तो 4 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए के प्रॉफिट का घाटा हो गया। एक मोटे तौर पर समझने की बात है आपको कि भाई जितना उसका अपन कैसे पता लगाएंगे कि बिक्री उसकी कम हुई बाधा काल के दौरान, तो 1 लाख रुपए की बिक्री उसकी 4 लाख की बिक्री कम हुई, 4 लाख के ऊपर वो 25% से जो है वो 1 लाख रुपए कमा लेता, तो ये उसको नुकसान हो गया। इसकी भरपाई के लिए जो बीमा है उसको हम, यानी ये तो बीमा तो करवा ही लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई ऐसी अगर परिस्थिति हुई और मान लीजिए बाद में परिस्थिति होती है तो हम कह सकते हैं कि वो 1 लाख रुपए के लिए दावा करेगा। अब ये दिगर बात है कि उसमें औसत वाक्य लागू होता है, जितना बीमा लेना चाहिए था उतना लिया कि नहीं लिया तो ये आगे की बात है, लेकिन मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि उसको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ जिसके लिए वो दावा करेगा। तो ये बात तो एक समझने के लिए है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देख करके आपको बताया कि हम कहते किसे हैं, लाभ की हानि किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और उसके लिए वो बीमा होता है। अब बात ये आती है कि हम अगर एक किसी भी प्रोसेस के अंदर से अपन गुजर रहे हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस वाली, तो उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति के लिए जो बीमा हुआ उसके अंदर उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो एक सेट प्रोसीजर है, आपको लगभग 8 या 9 बिंदु होंगे, आपको हर स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी स्टेप को बीच में स्किप नहीं करेंगे और एक के बाद एक स्टेप आएगी, इसलिए कोई भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं करना। हमें आगे की कैलकुलेशन करने से पहले जो आपके सामने प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम की चीरफाड़ हम इस प्रकार से करेंगे, हम उस प्रॉब्लम में से 2-4 बिक्री राशियां होती हैं जिसको हम टर्नओवर कहते हैं, वो उसमें से सेलेक्ट करेंगे अपन। अभी मैंने आपको 2 प्रकार की बात बताई कि भाई इस साल आग लगने के कारण से 3 महीने में वो 1 लाख ही बेच पाया और पिछले साल वो 5 लाख बेच पाया था। तो 2 तो यही बिक्री हो गई जो आपको जो है वो प्रॉब्लम में दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं पहली बिक्री तो कौन सी हुई, जो हमने बेस बनाई। बेस हमारा कौन सा था, बाधा काल के दौरान पिछले साल जो बिक्री की गई उसको, यानी लास्ट ईयर की बिक्री, यानी 5 लाख, ये हमारी बाधा काल की पिछले साल की बिक्री हुई। फिर बाधा साल की चालू साल की बिक्री हुई। ये दोनों बिक्रियां या तो 3-3, 6-6 महीने की या 4-4 महीने की, यानी पूरे 12 महीने की नहीं होंगी, राइट। तो जैसे एक नंबर बिक्री ए पॉइंट वाली जो बिक्री है उसको हम इंटरप्शन पीरियड लास्ट ईयर, दूसरे वाली इंटरप्शन पीरियड करंट ईयर। तो ये 2 आपको उसमें से करके क्रम से लिख लेनी है। ये तो भी सवाल में लिखा हुआ है, आप इसको नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी गलती आगे नहीं हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आपको इनसे क्रम से लिख लेना चाहिए, क्योंकि जिस क्रम में आप ये लिख रखे हैं उसी क्रम में आगे के पॉइंट में ये बिक्री राशियां काम आएंगी। तो देन जो पहले वाली बिक्री है जो लास्ट ईयर की गई थी बाधा काल के दौरान, उसको हम स्टैंडर्ड टर्नओवर नाम देंगे। आगे हम इसका वर्ड यूज करेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर। या तो आपको कई बार क्या होता है सीधे सीधे बोल दिया जाता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब ही यह होता है कि पिछले साल उसने कितनी बिक्री की थी बाधा काल में, जैसे उसने 5 लाख की थी, तो इसको हम स्टैंडर्ड टर्नओवर कहते हैं। दूसरे वाली बाधा काल की बिक्री होती है जिसको करंट ईयर के अंदर होता है, वो जैसे मान लीजिए अपने एग्जाम्पल में देखा कि 1 लाख रुपए है। ये 2 हम बिक्री राशियां हम बराबर अवधि की हैं, लेकिन एक पिछले साल की और एक साल की है। अब आगे वाली जो 2 बिक्री राशियां हैं जो टर्नओवर हैं वो कितने की है, 12 महीने की है। ये ध्यान रहे, पहले वाली 2 जो हैं 12 के कम की होंगी लेकिन अवधि सेम होगी, एक साल पिछले साल एक साल। ये जो बिक्री सी और डी जो बिक्री है, ये हमारी सी वाली जो बिक्री है वो बिक्री कौन सी होती है, जो लास्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल भर जो बिक्री की है उसको हम यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर या लास्ट अकाउंटिंग ईयर की जो बिक्री है उसको हम जो है इस सी पॉइंट में लिखते हैं।
तो ये जो वो बिक्री होती है जो कि ट्रेडिंग काउंट वगैरह में बनाते हैं हम 12 महीने का या वर्ष के अंत में जो बनाते हैं, तब जो बिक्री लिखते हैं बाई सेल्स 12 महीने वाली बिक्री, ये वो बिक्री है जिसके आधार पर हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जीपी रेट निकालते हैं। ये वो बिक्री राशि है यानी 12 महीने की लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में। और ये कैसे पता लगेगा आपको? जिस डेट को आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, जैसे मान लीजिए उसने 31/12/18 का नेट प्रॉफिट दिया है, तो 31/12/18 की बिक्री लास्ट ईयर की बिक्री हो गई 12 महीने की, राइट। और चौथी बिक्री भी 12 महीने की है, लेकिन ये 12 महीने की बिक्री कहां तक की होती है? आग लगने की तारीख तक के 12 महीने की बिक्री होती है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2018 को आग लगती है, तो आपको क्या करना है? 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 तक की बिक्री आपको लेनी है। ये 12 महीने की जो बिक्री हुई, इसको हम वार्षिक बिक्री का नाम देंगे आगे, एनुअल टर्नओवर का। अब देखिए, ये ऊपर वाली सी भी 12 महीने की है और डी भी 12 महीने की है, लेकिन सी वाली तो फाइनेंशियल ईयर की है और डी वाली आग लगने की तारीख तक की है, यानी एक दिन पहले 31 मार्च मान लो, या 1 अप्रैल भी होता तो कोई बात नहीं थी। तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की जो बिक्री हुई, आग लगने की तारीख तक की बिक्री हुई, इसको हम 12 महीने की बिक्री, इस बिक्री को हम कहेंगे वार्षिक बिक्री, एनुअल टर्नओवर। आगे हम इसका नाम एनुअल टर्नओवर ही देंगे। तो एक पहले ए बिक्री को स्टैंडर्ड टर्नओवर कहेंगे और डी बिक्री को हम एनुअल टर्नओवर कहेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं अपन। स्टेप 2 यहां से शुरू होती है, जो एक्चुअल में फर्स्ट वाले पॉइंट के बेसिस पर अपन करेंगे। तो जैसे आपको दूसरे पॉइंट का हेडिंग है अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले वाली जो बिक्री है, मान लीजिए उसने पिछले साल 5 लाख का माल बेचा था, तो 5 तो इस साल बेच ही लेता 3 महीने के दौरान, जो बाधा काल के दौरान, तो वो 5 लाख यहां आ गया। अब इसमें से हमने क्या किया कि चालू साल में वास्तव में जो बिक्री हुई, जिसको बाधा काल की बिक्री कहते हैं, यानी बिक्री नंबर 2, बिक्री नंबर बी, तो ए तो आपने लिख लिया ऊपर स्टैंडर्ड टर्नओवर के नाम से। इसमें से अपन जो है वो एक यहां ऐड लिखा है मैंने, ये जोड़ने वाली बात लिखी है। ये किस लिए लिखी है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये वृद्धि की प्रवृत्ति आपको दी जाती है। जैसे ये सीधी सी बात कि पिछले साल उसने 3 महीने के अंदर 5 लाख का माल बेचा था, तो भाई अगले ने 12 महीने काम किया है, तो बिजनेस को ये ट्रेंड बता रहा है कि वो हर साल वो बिजनेस में 20% का राइज कर लेता है, हर साल बिजनेस में 20% की राइज कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल अगर उसने 3 महीने में 5 लाख रुपए का माल बेचा था, तो इस साल वो 20% ज्यादा, यानी 6 लाख रुपए का माल बेच लेता। तो हम क्या करते हैं, जो अपनी स्टैंडर्ड टर्नओवर होती है उसके अंदर जो इंक्रीज की जो ट्रेंड है उसको जोड़ देते हैं। तो जैसे 20%, 10%, ये आपको अगर प्रश्न में दी जाती है तो आपको जोड़नी है, अदरवाइज नहीं। तो 20% हमने इसमें ऐड कर लेते हैं, कर दिया तो वो 6 लाख हो गई मान लो। तो अब ये जो स्टैंडर्ड टर्नओवर थी 5 लाख, उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट कर दिया, इसलिए ये नाम इसका एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर इसका नाम हो जाता है। यानी टर्नओवर में एडजस्टमेंट किया तो इसका नाम एडजस्टेड टर्नओवर हो गया, स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया। अब इसमें से जो एक्चुअल जो टर्नओवर हुई बाधा काल के दौरान, करंट ईयर में आग लगने के बाद में, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो लेस अपन करेंगे बिक्री नंबर बी, 1B को हम लेस कर देंगे। और ये 1B जो है, ये बाधा काल की बिक्री जो आपको ऊपर दी गई है, उसको हम लेस कर देंगे, तो बच जाएगा अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। सपोज कीजिए हमने 6 लाख रुपए किया, 5 + 1 इंक्रीज 6 लाख। और अब मान लीजिए उसमें से बाधा काल की वास्तविक बिक्री मान लीजिए 1 लाख रुपए ही होती है, तो कितनी शॉर्ट सेल्स हुई? 5 लाख रुपए की शॉर्ट सेल हुई। 5 लाख रुपए की शॉर्ट सेल हुई क्योंकि 1 लाख रुपए की तो वास्तव में हुई, और 5 और 1 6 लाख रुपए की माल वो बेच लेता, जो इसको एडजस्टेड टर्नओवर कहते हैं। तो इस स्थिति में 6 लाख में से 1 लाख किया तो 5 लाख रुपए जो है वो शॉर्ट सेल्स आ जाएगी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट अपना आता है जीपी रेट का। देखिए बच्चों, यहां पर जो जीपी रेट है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पर अपने जीपी रेट कैसे निकालते थे? जब स्टॉक की हानि होती थी तो जीपी रेट निकालने के लिए हम एक ट्रेडिंग काउंट बनाते थे पिछले साल का, और ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करके जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 करते थे, तो जीपी रेट आ जाती थी ऑन सेल्स। ये हमारी प्रक्रिया रहती थी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट ऑलमोस्ट सेंस वहीं जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका अलग है। यहां पर अपन क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट में खर्चे जोड़ देते हैं, तो वैसे ग्रोस प्रॉफिट ही आता है, लेकिन ये ग्रोस प्रॉफिट कौन सा होता है? जो इंश्योर्ड वाला होता है वो होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा
कि जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है पिछले साल के अंत का यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उस नेट प्रॉफिट में हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जोड़ देते हैं। ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं? इनका नाम होता है कि बीमित स्थायी व्यय। बीमित स्थायी व्यय वे स्थायी व्यय होते हैं जिनका बीमा करवाया हुआ होता है। तो यदि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दे देता है यानी कुल स्थायी व्यय दे देता है, तो उसमें से अगर अबीमित दे दिए तो अबीमित घटा देंगे तो बीमित आ जाएंगे, इंश्योर्ड आ जाएंगे। मान लीजिए उसने इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड अलग अलग दे दिए हैं तो कोई बात नहीं है, हम इंश्योर्ड को इसके अंदर नेट प्रॉफिट को के अंदर केवल इंश्योर्ड को जोड़ देंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको सीधे सीधे इंश्योर्ड दे दिए तो ठीक है, अदरवाइज टोटल में से अनइंश्योर्ड को घटा देंगे तो इंश्योर्ड आ जाएंगे। हमें केवल इंश्योर्ड यानी बीमित स्थायी व्ययों को ही जोड़ना है, पूरे स्थायी व्ययों को इसमें नहीं जोड़ना। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये दोनों जोड़ देंगे। वैसे क्या होता है कि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सभी खर्चों को जब हम नेट प्रॉफिट में जोड़ देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे घटाते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन यहां पर पूरे खर्चे नहीं जोड़ता, वो क्या कहता है कि केवल जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं उन्हीं को जोड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है। चलिए साहब, और नीचे तो हम बिक्री का ही भाग देते हैं। अब यहां बिक्री नंबर 1C है जो कि आपके ऊपर मेंशन की गई है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो जीपी रेट के लिए तो हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट ही लेते हैं, का सेल्स ही लेते हैं, टर्नओवर लेते हैं। तो यहां पर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 1C के अंतर्गत दी गई है, उसको हम काम में लेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने पहले पॉइंट के अंदर दोनों बिक्री राशियां काम में ले ली, 1A एंड 1B, और तीसरे पॉइंट के अंदर ये देखिए जीपी रेट के अंदर ये अपने 1C काम में ले ली। अब एक बिक्री राशि बची है जिसको अपन बाद में आगे काम में लेंगे, लेकिन फिलहाल अपन यही इस बात को देख लेते हैं। तो ये जीपी रेट आ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा जीपी रेट का तरीका, नीचे बिक्री तो वही हुई लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, लेकिन ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। चौथा पॉइंट आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब मान लीजिए ये जीपी रेट अपन ने ये प्लस किया और नीचे भाग दिया, तो मान लीजिए सपोज कीजिए 25% आ गई। अब अपना मान लीजिए ऊपर वाले तीसरे पॉइंट के अंदर जो शॉर्ट सेल्स थी वो 5 लाख आई थी, 25% अगर जीपी रेट आती है तो 1,25,000 रुपए आपके क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर पॉइंट को 4 नंबर पॉइंट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। शॉर्ट सेल्स को हम जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 3, तो रिजल्ट आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी 2 × 3 = 4, 2 × 3 = 4 आ गया। इसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है अलाउड अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। अब ये जो पांचवा पॉइंट है, ये पॉइंट कई बार आपके क्वेश्चन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक कंडीशन ऐसी होती है जब किसी व्यवसायी को यह ऑप्शन दिया जाता है कि भाई बाधा काल के बाद में, बाधा काल के दौरान आपकी बिक्री कम हो गई, उसकी भरपाई के लिए आपने बीमा का जो चार्ज किया, वो बीमा जो है उसका तो आपको जो है वो निश्चित रूप से उसकी भरपाई जो है वो नियमानुसार की जाएगी। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस बाधा काल के दौरान भी बिक्री बढ़ाने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चे करते हो तो उन खर्चों की पूर्ति भी बीमा कंपनी कर देगी। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करती है इसका भी एक लॉजिक है, लेकिन मान लीजिए वो कैसे करेगा एक्स्ट्रा खर्चे, कि जैसे मान लीजिए वो दुकान जिसमें या गोदाम में आग लगी वो तो उसमें तो जल गया, तो उसने पास में एक दूसरा गोदाम किराए पर ले लिया। ठीक है, पहले वो खुद की दुकान थी, खुद का उसका गोदाम था, लेकिन उसने किराए पर एक दूसरी जो है गोदाम किराए पर ले लिया। तो उसका जैसे मान लीजिए 3 महीने में उसने 20,000 रुपये 30,000 रुपये उसने किराए के चुका दिए 10,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो 30,000 रुपये ये जो एडिशनल कॉस्ट हुई 3 महीने के दौरान, वो इसको हम क्या कहते हैं? एडिशनल वर्किंग कॉस्ट कहते हैं। तो यदि उसने बिक्री को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा किया 3 महीने यानी बाधा काल के दौरान, तो उसे एडिशनल वर्किंग कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए, ये जो एडिशनल वर्किंग कॉस्ट होती है वो बीमा कंपनी ऐसा ऑप्शन क्यों देती है? क्योंकि सीधी सी बात एक ही है कि जब वो बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी वाली बिक्री है ऊपर 1B वाली, वो बिक्री ज्यादा आएगी। जब वो बिक्री ज्यादा आएगी तो शॉर्ट सेल्स कम आएगी, राइट? क्योंकि हम 1A में से 1B को घटाते हैं, तो घटाने वाली ज्यादा जब राशि ज्यादा होगी तो शॉर्ट सेल्स कम आएगी। यानी पॉइंट नंबर
जो ऊपर 2 वाली जो है शॉर्ट सेल्स वाली, वो अमाउंट कम आएगी, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कम आएगा, क्योंकि जीपी रेट से जब मल्टीप्लाई कम राशि को करेंगे तो कम आएगा। तो लाभ की हानि कम आएगी, और जब लाभ की हानि कम आएगी तो क्षतिपूर्ति की राशि भी कम होगी, यानी बीमा कंपनी को कम पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए बीमा कंपनी और व्यापारी को यह फायदा है कि भाई उसकी बिक्री बढ़ रही है, वो केवल उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो करे, उसकी बिक्री बढ़ा करके अपना सकल लाभ बढ़ाएगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। केवल खर्चों के कारण से ही, अगर मान लीजिए थोड़े खर्चे करके अगर बिक्री ज्यादा बढ़ रही है तो वो उस ऑप्शन को स्वीकार कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बीमा कंपनी जब ये इसको ऑप्शन देती है कि भी आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, उसकी हम पूर्ति करेंगे, अगर बिक्री बढ़ी होगी तो ही करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, है ना। तो वो बिक्री अगर बढ़ जाती है तो वो फिर उसकी पूर्ति करती है। तो इसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से उसको राशि को अपन निकालते हैं। यहां पॉइंट ये है मुख्य रूप से कि यदि एडिशनल वर्किंग कॉस्ट की बात आपको दी गई है, एडिशनल एक्सपेंसेज की, एक्स्ट्रा कोई गोदाम किराया लेने की, इस तरीके की कोई बातें उसके अंदर हैं, तो आपको ये ढूंढना है, आपको प्रॉब्लम में से ये सर्च करना है कि पॉइंट नंबर 5 उसमें है कि नहीं इन्वॉल्व है। कई बार पॉइंट नंबर 5 इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये पॉइंट 4 तक की कैलकुलेशन होती है, और उसके बाद में आगे नेक्स्ट वाला एक 7 नंबर का पॉइंट आएगा, सीधे हम 7 नंबर पॉइंट की कैलकुलेशन करते हैं और 8वें नंबर के पॉइंट वाली नेट क्लेम निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर यह देखना है आपको कि जो अलाउड अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कॉस्ट है वो ज्ञात करनी है या नहीं करनी है। सपोज कीजिए उसने ये अमाउंट इस तरीके से दे रखी है कि भाई आपको ये उसने इतना रुपए है, 30,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए उसने अतिरिक्त कार्यशील किए। तो जब ऐसी स्थिति में उसने जो है वो इंटरप्शन पीरियड के अंदर होते हैं ये खर्चे, यानी उस बाधा काल के दौरान वो खर्चा करता है बिक्री बढ़ाने के लिए, तो फिर इसका एक सेट प्रोसीजर ये है कि हम 3 सब पॉइंट्स इसके लिखते हैं। पहला तो जितना खर्चा किया वो, मान लीजिए उसने 30,000 था, 30,000 रुपए लिख लिया हमने। दूसरी बात इसके अंतर्गत है दूसरा कि रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेट। रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड का मतलब हम कह सकते हैं कि एडिशनल सेल्स हो गई, ये एडिशनल सेल्स बोल दो इसको, या रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड बोल दो। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने ये क्या कहा कि सपोज कीजिए मान लीजिए पिछले साल उसने 5 लाख बेचा, इस साल उसने 1 लाख बेचा, तो 4 लाख रुपए की शॉर्ट सेल्स हो जाती है। अगर मान लीजिए इंक्रीज वाली बात नहीं होती है, समझने के लिए कह रहे हैं अपन, तो मान लीजिए 4 लाख हुई। अब यदि मान लीजिए उसने करंट ईयर में अगर कुछ भी नहीं करता खर्चे ना एडिशनल, तो उसकी पोजीशन ये होती कि 4 लाख रुपए शॉर्ट सेल्स होती। लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया और उसका खर्चा करने के कारण से वो बिक्री हो गई 1.5 लाख रुपए। कितनी हो गई? 1 लाख की बजाय 3 महीने में उसने 1.5 लाख की बिक्री कर ली, तो ये 50,000 रुपए जो है वो रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड हो गया। यानी यदि वो खर्चा न करता तो 1 लाख ही बेचता, खर्चा करके उसने 1.5 लाख की बिक्री कर ली, तो वो 1.5 लाख रुपए की बिक्री कर ली, तो ये 50,000 रुपए जो एक्स्ट्रा बिक्री की गई है, ये बिक्री उसकी खर्चों के कारण से की गई है। इसलिए इस 50,000 की एडिशनल सेल्स का नाम ही रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड है। रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड मतलब जो शॉर्ट सेल्स है उसको अवॉइड कर दिया, उसको टाल दिया, 50,000 से 50,000 एक्स्ट्रा बेच लिया माल, तो इसको रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड कहेंगे। और इस रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड को जब हम जीपी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 50,000 है तो 50,000 को इंटू 20% किया तो 10,000 रुपए आ गया। तो ये पॉइंट नंबर सेकंड हो जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, और इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड आता है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि अपने जीपी रेट के लिए लिखा था, बिल्कुल सेम चीज आपको ऊपर लिखनी है। लेकिन नीचे आपको क्या लिखना है? नीचे आपको लिखना है नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, और इनटू आप कर देंगे, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर करना आपको, ऊपर वाला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नीचे वाला नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, और इनका जो टोटल पूरा ब्रैकेट में लिख के इंटू 100 करना है, सॉरी इंटू आपको एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, जैसे मान लीजिए 30,000 रुपए उसने एडिशनल वर्किंग कॉस्ट की, तो ये इंटू आपको करके 30,000 करना है। इस फॉर्मूले से जो राशि आएगी वो राशि आपको आगे लिखनी है। मान लीजिए पहले वाले में आपको 30,000 है, दूसरे वाले पॉइंट में 10,000 आई, और तीसरे वाले पॉइंट में मान लीजिए 8,000 रुपए, सपोज करो 15,000 रुपए की राशि आती है। तो इन तीनों में से सबसे कम, यानी पहला पॉइंट अपना क्या था, वास्तव में खर्चा किया 30,000 एक्स्ट्रा, फिर दूसरे पॉइंट में 10,000 रुपए आया, मान लीजिए उसको गुणा करें, और तीसरे पॉइंट के अंदर मान लीजिए कैलकुलेशन किया तो 15,000 आया।
अब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो सबसे कम राशि होती है वो मान लीजिए हुई 10,000। तो इनमें सबसे कम राशि जो होती है वो वास्तव में एडिशनल वर्किंग कॉस्ट के लिए दावे की राशि हो जाती है, लेकिन उसमें भी आपको क्या कहता है कि यदि उसने इनिशियल स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर कोई बचत की है तो बचत की राशि माइनस कर दी जाती है। और मान लीजिए उसने उसमें से 5,000 रुपए बचा लिए तो 10 माइनस 5 यानी 5,000 रुपए की ही एडिशनल वर्किंग कॉस्ट की लिए दावे की राशि कहलाएगी। उसके लिए अलाउड जो स्वीकृत राशि है, स्वीकृत राशि जो एडिशनल वर्किंग कॉस्ट के लिए है वो पूरे 10 ना होकर के 5,000 रुपए ही होगी। तो कहने का अभिप्राय ये तीन फॉर्मूले, तीनों में सबसे कम राशि में से बचत घटा दो तो स्वीकृत राशि आ जाएगी एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जो अब अपन ने क्या किया कि दो तरीके के नुकसानों की पूर्ति का मामला हुआ। एक जो प्रॉफिट का लॉस हुआ उसके लिए, जैसे मान लीजिए उसके हिसाब से 1,25,000 निकाला, इसके अंदर मान लीजिए 5,000 रुपए निकाला, तो 1,25,000 और 5,000 खर्चों का तो टोटल ग्रोस क्लेम हो गया। तो इसको अपन अमाउंट ऑफ ग्रोस क्लेम कहते हैं, यानी दावे की सकल राशि इसका नाम बोलते हैं। तो लाभ की हानि प्लस अतिरिक्त व्ययों की स्वीकृत राशि इज इक्वल टू ग्रोस क्लेम। लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस अलाउड अमाउंट ऑफ एडिशनल कॉस्ट, तो 4 नंबर और 5 नंबर को जोड़ देंगे। अब मैं आपको यहां पर एक बात भी बता देता हूं कि यदि मान लीजिए 5 नंबर पॉइंट नहीं है तो 6 नंबर पॉइंट की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप 4 नंबर पॉइंट को ही आप आगे काम में लेंगे और अगला पॉइंट हो जाएगा 5 नंबर इंश्योरेबल अमाउंट। तो यदि आपको एडिशनल वर्किंग कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 4 नंबर से 5 नंबर पर आ जाएंगे और 5 नंबर आपका इंश्योरेबल अमाउंट हो जाएगा। यदि आप लिखना भी चाहें तो कोई बात नहीं है, 5 नंबर के ऊपर भी आप वो लिख दें, ग्रोस क्लेम के अंदर आप जो सेम राशि का मेंशन कर दें और 5 नंबर को नील कर दें। 6 नंबर के अंदर आप 4 नंबर प्लस 5 नंबर करेंगे तो वही 4 नंबर वाली चीज ही आ जाएगी। तो पॉइंट आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें नील हो जाएगा और इसके अंदर जो जोड़ हो जाएगा तो 4 प्लस 4 का पॉइंट की तो राशि आ जाएगी और 5वें की नील हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो चौथे पॉइंट की राशि ही आ जाएगी। 7वें पॉइंट के अंदर अपना लेते हैं इंश्योरेबल अमाउंट। ये दावे की जो है वो बीमा योग्य राशि होती है, इसके अंदर उसको हम बीमा योग्य राशि कहते हैं। बीमा योग्य राशि का मतलब ये होता है कि कितने का बीमा उसको करवाया जाना चाहिए था, उसको हम बीमा योग्य राशि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि एक्चुअल में अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जितना क्लेम बना, नुकसान हुआ लाभ का और खर्चों के लिए, तो इतना तो दे दो भाई अब, यानी 1,25,000 हुआ और 5 ये तो 1,30,000 रुपए तो बीमा कंपनी दे दो। लेकिन बीमा कंपनी ऐसा नहीं दे करती, वो कहती है कि आपने 1,30,000 रुपए की तो ठीक है, आपका कुल लॉस तो हुआ, लेकिन आपने मान लीजिए बीमा आपकी सारी चीजें हैं, पूरे स्टॉक सब सारे बिजनेस की मिला करके, आपके खर्चों को मिला करके सारा जो है सारे खर्चे कुल मिला करके आपका बीमा तो आपको 2 लाख रुपए का लेना चाहिए था और आपने बीमा ले रखा है 1 लाख का ही, यानी आपकी इंश्योरेबल अमाउंट तो 2 लाख होनी चाहिए थी, आपने बीमा 1 लाख का ही ले रखा है, तो फिर पूरे खर्चे कैसे पेमेंट कर देंगे? वो पूरे लाभ की हानि का पेमेंट नहीं करेगी। तो वो वाली बात होती है जो स्टॉक की हानि के लिए था। तो इसलिए यहां पर भी हम पहले इंश्योरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, वहां हम टोटल स्टॉक से उसको नीचे डिवाइड करते थे, यहां पर इंश्योरेबल अमाउंट अपन निकालते हैं, यानी कितने का बीमा कराया जाना चाहिए था। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो यहां वो अपनी एनुअल टर्नओवर काम आएगी, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होती है? जो एनुअल टर्नओवर जो 1D के अंतर्गत है उसमें वृद्धि के ट्रेंड को जोड़ देंगे। तो वो जो डी नंबर की 1D वाली है उसमें अपन 10%, 20% जितनी भी है, 25% जितनी भी बिक्री का वृद्धि का ट्रेंड है, जो अपन ने पहले वाले के अंदर भी निकाला था, जो स्टैंडर्ड एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, वैसे ही एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर अपन निकालेंगे और उसको जोड़ करके हम एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ज्ञात कर लेंगे। और उसको जो जीपी रेट आपने मान लीजिए 20% आई तो 20% से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25% है तो 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी जीपी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इंश्योरेबल अमाउंट आ जाएगी। और लास्ट आपका है अमाउंट ऑफ नेट क्लेम। तो नेट क्लेम का मतलब वही बात है, यहां एवरेज क्लॉज लागू किया जाता है। तो हमारा फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना, आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है, अपने आप याद हो जाएगा, जब जब आप क्वेश्चन करें आप फॉर्मूला जरूर लिखें तो याद हो जाएगा।
तो ऊपर तो अपन इंश्योरेबल अमाउंट लिखते हैं, सॉरी इंश्योर्ड अमाउंट लिखते हैं, नीचे इंश्योरेबल अमाउंट लिखते हैं और इनटू अपन कर देते हैं ग्रॉस क्लेम को, अमाउंट ऑफ ग्रॉस क्लेम, जो कि पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत थी, सॉरी ग्रॉस क्लेम जो पॉइंट नंबर 6 में थी। तो यहां पर नीचे तो आपके पॉइंट नंबर 7 आ जाता है और इनटू में पॉइंट नंबर 6 आ जाता है और ऊपर इंश्योर्ड अमाउंट आ जाता है। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो दावे की जो नेट क्लेम आपके सामने आ जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई फायर ब्रिगेड बुलाओगे, आप कोई खर्चा उसको फायर ब्रिगेड बुला करके और उसको बचाने के प्रयास में कोई खर्चा अगर आपका हो जाता है तो ऐसे खर्चे की बीमा कंपनी भरपाई कर देती है। तो वो जो इस प्रकार से जो नेट क्लेम आपने निकाला 8 नंबर पर, तो उसमें खर्चों के पैसे और दे देती है, आग बुझाने के खर्चों के खर्च। तो अगर कई बार दे देता है कि इस तरीके से उसने आग बुझाने के लिए 1000 रुपए का खर्चा किया, तो जितना मान लीजिए नेट क्लेम उसका बना वो 70,000 रुपए का बना, तो 70,000 में 1000 जोड़ देगा तो 71,000 रुपए आ जाएंगी। तो नेट क्लेम जो निकला है 8 पॉइंट पे, उसमें आग बुझाने के खर्चे और जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ये तभी जोड़ते हैं जबकि वो क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपकी प्रॉब्लम में दे रखे हैं। अगर नहीं दे रखे तो आपको जोड़ने की जरूरत है नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको जब परिणामी हानि के बीमे के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप सबसे पहले उसके अंदर ये देखिए कि क्या एडिशनल वर्किंग कॉस्ट से संबंधित मामला है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आपको सीधे ही आपको ये दोनों पॉइंट तय आप गायब कर सकते हो। और ऐसी स्थिति में अपन लिखेंगे इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू सीधा ही लॉस ऑफ प्रॉफिट कर दो। अमाउंट ऑफ ग्रॉस क्लेम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए एडिशनल वर्किंग कॉस्ट है नहीं तो 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट आप लिखने की जरूरत ही नहीं है और सीधे ही आप अमाउंट ऑफ इनटू आप क्या कर दोगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट कर दोगे। और अगर आप मान लीजिए लिखते ही हो, कोई बात नहीं लिख लो, तो फिर 5 नंबर में नील हो जाएगा, 6 नंबर में वही 4 नंबर प्लस 5 नंबर करोगे तो ग्रॉस क्लेम वही आ जाएगा जो कि अमाउंट ऑफ जो नेट प्रॉफिट का लॉस है, जो प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट है, और इनटू में आपको अमाउंट ऑफ ग्रॉस क्लेम करोगे तो वही राशि आएगी। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय है कि वो कैलकुलेशन की आपको आवश्यकता नहीं है यदि उसने एडिशनल वर्किंग कॉस्ट नहीं है तो इस तरीके से आप सीधे ही आप उसके ऊपर आ सकते हो। और इसलिए ऐसी स्थिति में आपको इनटू सीधे ही आप क्या कर दोगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट लिख दोगे। लेकिन ये जो वाला जो पॉइंट है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर वाला, वो आपको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर और जो इंश्योरेबल अमाउंट है वो आपको निकालना जो है वो जरूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसको जो बीमा करवाया जाना चाहिए था उससे उसने कम का बीमा करवाया है तो औसत वाक्य लागू हो जाता है और उस औसत के अनुरूप ही उसको क्लेम मिलता है। पूरे जो लॉस हुआ या ग्रॉस क्लेम हुआ उसको वो उसकी स्वीकृति उसको नहीं होती है। तो ये जो सेट प्रोसीजर है वो मैंने आपको इसमें मेंशन किया है। अब अपन आगे के वीडियोस में इसके 1-2 प्रॉब्लम इसकी लेंगे जिससे आपको थोड़ा और कंसेप्ट को क्लियर होने के लिए। लेकिन आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे, हर बार प्रॉब्लम के अंदर आप इसके फॉर्मूले लिखें तो आपके सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही आपके जो है वो एकदम से मेमोरी में आपके लिए वो हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तो हर बार इन फॉर्मूलों को लिखना पड़ेगा आपको। कोई भी फॉर्मूला स्टेप आप बिल्कुल ऊपर नीचे न कर दें, स्टेप बाय स्टेप चलें। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार आपको रिपीट करने पड़ेंगे, जिससे आपको ये प्रॉब्लम है वो एकदम से इजी हो जाएगी। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।